हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है केजी से लेकर क्लास 12 तक 100% फ्री एजुकेशन। चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, जेई हो, नीट हो, सबके कोर्सेज आपको 100% फ्री यहां पर मिलते हैं। यहां पर आपको कभी भी एक या दो वीडियोस को देखने के बाद कोई फी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे थे, तो हमने यहां पर एनसीईआरटी और आरडी शर्मा के एक बहुत ही परफेक्ट से कॉम्बो को सॉल्व करना स्टार्ट किया था, जहां पर एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स और सॉल्यूशन आपको शिवानी मैम करवा रही हैं और आरडी शर्मा के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्यूशन आपको मैं करवा रहा हूं। तो अगर आप ये शुरुआत से वीडियोस देखते हुए आ रहे हो तो फिर आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि सीरीज कैसे चल रही है और उसको कैसे फॉलो करना है। और जैसी ही सीरीज हमारी चल रही है वैसे इन सारे टीचर्स की चल रही है, तो आप जरूर उन सबको देखें और फॉलो करें, तो हम जरूर होंगे कामयाब अपने एग्जाम्स में। ठीक है, तो हमने क्या स्टार्ट कर दिया, द प्लेन। तो द प्लेन जो है वो स्टार्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, अब काफी आगे बढ़ चुके हैं हम इसमें। और हम जानते हैं कि प्लेन की सारी टाइप की जो भी इक्वेशंस अभी तक पढ़ी है हमने, उसमें हमें अगर एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जहां से प्लेन पास हो रहा है और एक ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाए जो कि क्या हो, प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, तो भाई वहां पर हम इन दोनों चीजों से प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अभी तक जो भी इक्वेशन हमने और दूसरे तरीके की देखी है वो इनसे ही रिलेटेड है। कहीं ना कहीं हमको यही दिमाग में थोड़ा सा रखना पड़ता है और इनके थ्रू ही हमको निकालनी पड़ती है बाकी सारी इक्वेशंस, बाकी सारे टाइप्स। तो अगर आपने इससे पहले के सारे वीडियोस देखे तो ये वाला वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखे तो पहले उन वीडियोस को देखो और देखना जरूर, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस यहां पर मैं लेकर आ रहा हूं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का क्या मतलब होता है कि मतलब ये कि भाई जो भी टॉपिक, जो भी पार्ट, जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं वो आए हुए हैं एग्जाम्स में। तो आप किसी को भी हल्के में नहीं लेकर चल सकते कि छोड़ दो इसको, इससे तो नहीं आएगा क्वेश्चन, आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है, एक कोई पॉइंट है, एक कोई पॉइंट बना हुआ है और ये प्लेन है आपका। तो इस प्लेन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी ये आपको निकालना है। ठीक है, और उस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, आपने एनसीईआरटी में मैम से सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए होंगे। तो एक बार आप इसका आंसर मुझे दीजिए कि क्या होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, और वो कैसे आता है ये भी आप जरूर बताइए। चाहो तो आप कमेंट सेक्शन पर आंसर लिख सकते हो, चाहो तो आप डाउट ग्रुप पर भी आंसर मुझे दे सकते हो, क्वेश्चंस आप मुझसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, इस सेक्शन में हम भाई कार्टेशियन और वेक्टर दोनों ही फॉर्म में डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन क्या होता है, कैसा होता है। क्लियर है बात? अभी तक आंसर आ गया होगा आपका। आप बताओ क्या आपने यही देखा है कि अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, प्लेन से किसी डिस्टेंस पर, तो उस डिस्टेंस को अगर आप पी बोल रहे हो तो पी को आप दे सकते हो, पी को आप बोल सकते हो किसके इक्वल, मॉड ऑफ ए डॉट एन माइनस डी अपॉन एन। जहां पर प्लेन है आर डॉट एन इक्वल्स टू डी, और ए जो है वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिसकी हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं उस प्लेन से। ए क्या है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिसकी हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं उस प्लेन से, और प्लेन की इक्वेशन है आर डॉट एन इक्वल्स टू डी, जहां पर एन हमें मालूम है कि वो वेक्टर कैसा होता है, नॉर्मल टू द प्लेन। जानते हैं सारी चीजें हम अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्या आता है, P मतलब कि वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, पता है ना आपको। तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, ए डॉट एन माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ एन। तो चलो पता लगाते हैं कि ऐसी क्यों आ रही है। और आपको पता है कि ये पता क्यों लगाते हैं हम, ये पता इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर एक बार आपने देख लिया कि ये चीज कैसे आई है तो उसके बाद आपको कभी ये याद करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद क्वेश्चन कैसे भी आए आप तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका सबसे रूट कॉज क्या होगा इसको सॉल्व करने के लिए, जिसको हमको सोचना पड़ेगा, और वहां से हम सॉल्यूशन तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो बेसिक अप्रोच मेरी यही है कि आपकी अप्रोच डेवलप हो सके, और मेरी एकदम रॉ अनफिल्टर्ड टाइप की अप्रोच होती है। यहां पर मैं कोई टिप्स और ट्रिक्स पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से टिप्स और ट्रिक्स जो है वो एक मतलब थोड़े दूर जाकर ही, वो थोड़ी दूर तक ही बस वो आपको साथ दे सकती हैं, एक एक्सटेंट तक ही वो थोड़ा सा काम कर सकती हैं। बाकी फिर जब भी आपको और अच्छे लेवल क्वेश्चंस करने, तो आपके बेसिक्स ही हैं जो आपको मजबूती देते हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो आपको हो सकता है मेरे शुरुआत में मेरा वे जो लगे पढ़ाने का, वो ऐसा लग सकता है कि सर सारी चीज़ों को इतना सारा करवा रहे हैं या इतनी बार करवा रहे हैं, या फिर इन सारी चीज़ों को सर क्यों बता रहे हैं।
बट मैं जानता हूं कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे शुरुआत से लेकर लास्ट तक सारे, तो फाइनली जाकर आप यही बोलोगे कि हाँ ये सारी चीजें जरूरी थी इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो बस भरोसा रखो और सब कुछ सॉल्व करते जाओ, क्योंकि एग्जाम्स में फुल मार्क्स स्कोर करना है हमें, एंड देन जेईई मेंस एंड एडवांस में भी बहुत अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, चलो, तो ये क्यों आता है, कैसे आता है, तो मैं यहां पर बोलता हूं ये प्लेन है मेरा, यहां पर एक पॉइंट है ये अपना, इसको मैं P बोल देता हूं। ठीक है, और ये M पर इंटरसेक्ट कर रहा है प्लेन को, और इस पूरी डिस्टेंस को अपन स्मॉल p बोल रहे हैं, ये जो स्मॉल p है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि इस प्लेन का एक परपेंडिकुलर भी होगा, जो कि होगा भाई n वेक्टर, क्योंकि हमें पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन कितनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है r डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू d। ठीक है, r डॉट n इक्वल्स टू d, और प्लेन किससे पास हो रहा है, तो वो पास हो रहा है a वेक्टर से, मैं सॉरी, हमें डिस्टेंस कहां चाहिए, तो हमें डिस्टेंस चाहिए है उस पॉइंट से जिसका पोजीशन वेक्टर a वेक्टर है। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या बोलते हैं, pm जो है, pm का वेक्टर क्या होगा, pm लाइन क्या होगी, तो क्योंकि भाई pm लाइन जो है वो प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी किस पॉइंट पर, m पॉइंट पर, और m के अगर कोऑर्डिनेट मिल गए आपको, या फिर pm की लेंथ आपको मिल गई, तो आपको मिल गया क्या, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो आप क्या बोलोगे, pm इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द प्लेन एट m ठीक है, अब हमें पता है pm जो है वो इसे n वेक्टर जो है हमारा उसके कैसे होगी, पैरेलल होगी, क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर है इस प्लेन से। ठीक है, तो pm जो होगा वो n से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और वो पॉइंट a से, क्योंकि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, a वेक्टर, और a वेक्टर से वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो आप बोलोगे pm इज पैरेलल टू n वेक्टर because n is perpendicular to plane and pm is also perpendicular to plane। तो यहां पर रीजन लिखोगे because both are perpendicular to the same plane, both are perpendicular to the same plane। अब दोनों ही अगर परपेंडिकुलर हैं सेम प्लेन से, तो आप बोलोगे कि भाई pm is parallel to n वेक्टर एंड pm जो है वो पास करता है a वेक्टर से, एंड pm passes थ्रू a वेक्टर। तो यार pm की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ऐसी लाइन जो a वेक्टर से पास होती है और ऐसी लाइन जो किसी एक गिवन वेक्टर के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, तो उसकी इक्वेशन हो जाती है भाई, आप बोलोगे इक्वेशन ऑफ pm तो pm की इक्वेशन हो जाती है r वेक्टर इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा n वेक्टर, बिकॉज वो n के कैसे है, पैरेलल है, और a से क्या हो रही है, पास हो रही है। बात क्लियर है यहां पर, तो r वेक्टर हो गया a वेक्टर प्लस लैम्डा n वेक्टर, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है यहां पर कि भाई प्लेन जो है उसकी इक्वेशन है r डॉट n इक्वल्स टू d, तो आप बोलोगे इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, तो वो है r डॉट n इक्वल्स टू डी, r डॉट n इक्वल्स टू डी, ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब बात यहां पर यह है कि यार आपको यहां पर अब समझ में आना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। हमारे पास लैम्डा जो है वो खुद का हमारा लिया हुआ एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं यहां पर, तो आप बोलोगे कि यार ये जो r लाइन है वो प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब किसी एक पॉइंट के लिए ये दोनों कैसे होंगे, एक ही पॉइंट, मतलब कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये प्लेन भी पास हो रहा होगा और लाइन भी पास हो रही होगी, और वो पॉइंट कौन सा होगा, तो आप बोलोगे वो पॉइंट होगा m। तो m के लिए दोनों इंटरसेक्टिंग है,
मतलब कि m के कोऑर्डिनेट्स को उठाकर अगर मैं लाइन में रख दूंगा तो लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा वो, और m के कोऑर्डिनेट्स को उठाकर अगर मैं प्लेन पे रख दूंगा तो प्लेन की इक्वेशन को भी वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे फॉर, यहां पर आप बोलोगे द लाइन इंटरसेक्ट्स द प्लेन एट m, m पर ये क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो अब आप क्या बोलोगे, अगर m पर इंटरसेक्ट करती है तो लाइन की इक्वेशन उठाकर, लाइन की जो r की वैल्यू है उसको उठाकर अगर मैं प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दूं तो भाई वो उस पॉइंट के लिए उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो आप बोलोगे पुटिंग r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा n इन इक्वेशन 2। तो r की जगह a प्लस लैम्डा n रख देता हूं मैं, तो यहां पर आता है a प्लस लैम्डा n वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू d। तो हो जाएगा a n वेक्टर प्लस लैम्डा n डॉट n इक्वल्स टू d। या आप क्या बोल सकते हो, लैम्डा n स्क्वायर इक्वल्स टू d माइनस ए एन। लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी d माइनस ए डॉट n अपॉन n स्क्वायर। आपको पता है n डॉट n कितना होता है, तो मॉड ऑफ n स्क्वायर होता है, जानते हो आप। डॉट प्रोडक्ट में आंसर हमेशा कैसा आएगा, तो स्केलर आएगा। ठीक है, और यहां पर मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर हो रहा है क्योंकि n और n कैसे हैं भाई, दोनों सेम वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है आपकी लैम्डा की। ठीक है, अब आप क्या करते हो, लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई है तो आप पीएम की जो इक्वेशन है, मतलब पीएम जो पोजीशन वेक्टर का पीएम की जो इक्वेशन है आर वेक्टर, उसमें आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आप बोलते हो पुटिंग सॉरी पुटिंग लैम्डा इक्वल्स टू, कितना आया लैम्डा की वैल्यू भाई, d माइनस ए डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ एन स्क्वायर, d माइनस ए डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ एन स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मतलब लाइन की इक्वेशन पुट कर रहा हूं मैं। ठीक है, लैम्डा की ये वैल्यू उठाकर लाइन की इक्वेशन पुट कर रहा हूं मैं, तो आपको किसके कोऑर्डिनेट मिलने चाहिए, तो आपको कौन सा वेक्टर वहां पर मिलना चाहिए, किसका पोजीशन वेक्टर मिलना चाहिए। तो आप बोलोगे ये जो पॉइंट, ये जो लैम्डा की वैल्यू निकली है, ये वैल्यू m पॉइंट के लिए निकली है। अब m पॉइंट के लिए क्यों निकली, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां पर लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो लाइन की इक्वेशन को अगर प्लेन में मैं पुट कर रहा हूं और वो सेटिस्फाई कर रही किसी एक कंडीशन के लिए, तो वो सिर्फ वही पॉइंट है। कौन सा पॉइंट, m। बात क्लियर है आपको। तो m पॉइंट के लिए आपको यहां पर लैम्डा की वैल्यू मिल चुकी है, यानी कि इस लैम्डा की वैल्यू को उठाकर अगर आप लाइन की इक्वेशन में पुट करोगे, मतलब ये जो लाइन है ये यहां पर इस सारे लाइन पर आने वाले सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती है ना ये इक्वेशन। तो यहां पर आप अगर लैम्डा की वैल्यू वो पुट करोगे तो यहां पर जो आपको पोजीशन वेक्टर मिलेगा वो किसका मिलेगा, m का। m वेक्टर आपको मिल जाएगा वहां पर, m पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो आप बोलोगे इन इक्वेशन 1 कितनी थी आपकी, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा n। तो हो जाएगा r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा, लैम्डा की जगह क्या रखोगे आप, d माइनस ए डॉट n अपॉन मॉड ऑफ n स्क्वायर डॉट n। a प्लस लैम्डा n था ना, तो लैम्डा की जगह ये रख दिया, ये आपको r वेक्टर मिल गया। अब आप बोलोगे pm वेक्टर कितना हो जाएगा, यहां पर आप ध्यान देते हो pm वेक्टर पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर था a वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आप जानते हुए कहां से निकल रहा होगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और m का पोजीशन वेक्टर अभी अभी आपने निकाला है, यह है m का पोजीशन वेक्टर। तो आप बोलोगे इसको pv ऑफ m माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। ठीक है, या पॉइंट m और पॉइंट p है ना वो। तो यहां पर pv ऑफ m, पोजीशन वेक्टर ऑफ m पॉइंट क्या है, तो ये है a प्लस
डी माइनस ए डॉट एन अपॉन मॉड एन स्क्वायर डॉट एन माइनस ए। माइनस ए क्यों आया? क्योंकि माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी करना था और पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना था? ए वेक्टर। तो इस ए वेक्टर से ये ए वेक्टर कैंसल आउट हो गया, तो पीएम का पोजीशन वेक्टर आ रहा है पूरा का पूरा डी माइनस ए डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ एन का स्क्वायर, और इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन एन वेक्टर से। और अपन को क्या चाहिए यार? अपन को चाहिए पी की वैल्यू ए डॉट एन माइनस डी अपॉन एन, ए डॉट एन माइनस डी अपॉन एन। तो यहां पर ये कैसे आ सकता है? तो आप बोलोगे टेकिंग मैग्नीट्यूड, दोनों साइड सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं भाई। अभी तो हमारा पीएम का पोजीशन वेक्टर निकला है, दोनों साइड आप मैग्नीट्यूड लेते हो, तो मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या हो जाएगा? पीएम का मैग्नीट्यूड जो है, पीएम लेंथ ये पूरी है भाई, इसका जो मैग्नीट्यूड है वही है पी आपका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पीएम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, यहां पर ये कितना है? डी माइनस ए डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ एन स्क्वायर, और यहां पर एन, तो डी माइनस ए डॉट एन का मैग्नीट्यूड इंटू एन का मैग्नीट्यूड अपॉन मॉड ऑफ एन का स्क्वायर था। तो इस स्क्वायर से एन कैंसिल हो गया। पीएम के मैग्नीट्यूड को आप बोलोगे पी। अब ये मॉड ऑफ डी माइनस ए डॉट एन बोलो या ए डॉट एन माइनस डी बोलो, बात तो सेम है, क्योंकि मॉड है वो मॉड्यूलस यानी कि पॉजिटिव वैल्यू देगा वो हमेशा। तो हो जाएगा ए डॉट एन माइनस डी अपॉन एन, और यही चाहिए था क्या हमें? ए डॉट एन माइनस डी अपॉन एन। ये आ गई आपकी पी की वैल्यू। तो भले ही आपको कुछ भी ना आता हो, इसमें ये नहीं पता हो कि ये कैसे आना है कैसे नहीं आना है, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इस चीज को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो क्या किया आपने यहां पर? तो आपको बोला था प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ए टू द प्लेन आर डॉट एन इक्वल्स टू डी इज पी इक्वल्स टू ए डॉट एन माइनस डी अपॉन मॉड एन। अच्छा, डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है ना, ठीक है। तो ये थ्योरम है, आपको एज अ क्वेश्चन भी कहीं पर आपको कई बार एग्जाम में आ सकता है ये या फिर इस टाइप का जो भी अपन ने प्रूव किया वो कोई सा भी टाइप, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने बोला कि भाई एक प्लेन है हमारा, लेट कोई सा भी प्लेन है, कोई भी नाम हो उसका। अब आपके पास एक पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, वहां से आपने डिस्टेंस निकाली है प्लेन तक की, और जहां पे प्लेन को वो कट कर रहा है, पॉइंट टच कर रहा है वो पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर, उसका जो पोजीशन वेक्टर नहीं, उसका जो पॉइंट का नाम दिया वो m दिया आपने, उसका पोजीशन वेक्टर अभी आपके पास नहीं है। आप बोलते हो जो प्लेन है उसकी इक्वेशन r डॉट एन इक्वल्स टू डी दी हुई है। आपको मालूम है जो n वेक्टर होता है ये प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये n वेक्टर हो गया। अब आप एक बात बताओगे, ये n वेक्टर भी प्लेन पे परपेंडिकुलर है, और डिस्टेंस जब भी हम निकालते हैं तो वो भी परपेंडिकुलर होती है। तो आप देखो कि ये भी प्लेन पर परपेंडिकुलर, ये भी सेम प्लेन पर परपेंडिकुलर, मतलब कि दोनों आपस में कैसे होंगे? तो दोनों आपस में होंगे पैरेलल। तो अगर ये जो वेक्टर है ये n के पैरेलल है और a से ये लाइन pm पास हो रही है, तो हम बोलोगे इक्वेशन क्या बोल सकते हैं भाई? आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा एन, जहां पर एन के पैरेलल और ए से पास हो रही वो लाइन, ठीक है। लाइन अपन ने पढ़ा हुआ है, अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब आप बोलोगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगा? तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन होती है भाई आर डॉट एन इक्वल्स टू डी, गिवन है ये आपको। अब हम क्या करते हैं कि किसी एक पॉइंट के लिए ये लाइन और ये प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हम जानते हैं, ठीक है, वो पॉइंट m है, वो भी जानते हैं हम यहां पर। तो उस पॉइंट के लिए दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सेम हो जाएंगे, तो हम r की ये वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वहां से लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, और लैम्डा की वैल्यू आती है डी माइनस ए डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ एन स्क्वायर। अब आप बोलते हो कि लैम्डा ये जो है ये किसके लिए आया है? m पॉइंट के लिए आया है, क्योंकि m ही ऐसा पॉइंट है जहां पर लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लैम्डा की ये वैल्यू उठाकर लाइन की इक्वेशन में पुट करते हैं। तो लाइन की इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? वो लाइन की इक्वेशन जो होती है वो हर उन पॉइंट्स को वहां पर शो कर रही होती है जो कि उस लाइन पर लाई करते हैं। तो m भी उस पर लाई कर रहा है, तो आप बोलोगे भाई लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं उस इक्वेशन में, तो r वेक्टर जो मिला वो आपको एक्चुअल में m का पोजीशन वेक्टर मिल गया है, m पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल गया है। अब आप बोलोगे pm क्या हो जाएगा? pm पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ m माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p, इसको माइनस किया तो आपके पास pm की वैल्यू ये आई। बट आप जानते हो pm जो है वही आपका मैग्नीट्यूड है, किसका? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है वही आपका। तो आपने बोला क्या हो जाएगा भाई ये? तो pm का मैग्नीट्यूड दोनों साइड ले लिया आपने,
और n से n कैंसिल हो गया, n स्क्वायर से नीचे, आंसर आ गया आपका वही जो बोला गया था थ्योरम में, a डॉट n माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ n। क्लियर है? चलो तो अब आता है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट P x1 y1 z1 टू द प्लेन सॉरी ax plus by plus tz plus d equal to 0 is given by this। तो आपको मालूम है, ये चीज प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है आपको, आपको मालूम है P जो होता है वो होता है a डॉट n माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ n। यहां पर प्लेन से आप, प्लेन है आपका कितना, प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा r डॉट n इक्वल्स टू डी। अगर इस फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है तो r को आप बोलोगे xi प्लस yj प्लस zk, डॉट n को आप क्या बोलोगे, तो n हो जाएगा भाई इसके कोफिशिएंट जो होते हैं ai प्लस bj प्लस ck, हम जानते हैं, और ये प्लस डी वहां जाएगा तो माइनस डी हो जाएगा। तो ये हो गया r डॉट n इक्वल टू डी वाला फॉर्म, ठीक है। तो यहां से आपको n मिल गया और यहां से आपको a वेक्टर मिल गया, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, इसमें रख दो भाई। तो a डॉट n कितना हो जाएगा, a डॉट n मतलब ये है अपना a वेक्टर है, ये अपना n वेक्टर है, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकालो तो x1 a या a x1 बोल दो, तो ये हो जाएगा भाई, यहां पर क्या लिखा a x1 ना, तो a x1 बोल दो, मॉड ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c z1। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, माइनस डी, और यहां पर माइनस ऑफ माइनस डी राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे ना वेक्टर फॉर्म के लिए, तो माइनस ऑफ माइनस डी मतलब प्लस डी अपॉन मॉड ऑफ n, n क्या है अपना ai प्लस bj प्लस ck, इसका मॉड निकाल लो तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही चीज आ गई आपकी p वाली। तो क्या किया यहां पर, ध्यान देना और ध्यान रखना थोड़ा सा हमेशा, जिस वेक्टर से आप पास कर रहे हो, मतलब आपका पॉइंट जहां से आपको डिस्टेंस निकालनी है उसको आप ए वेक्टर बोलोगे, और उसके कोऑर्डिनेट्स अगर आपको मालूम है तो उसके पोजीशन वेक्टर आप निकाल सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, यहां पर अगर प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी है, तो ये किस वेक्टर से नॉर्मल होगा, मतलब इसका नॉर्मल वेक्टर कौन सा होगा, तो भाई जो x y और z के कोफिशिएंट्स है उनसे जो वेक्टर बनता है वही आपका नॉर्मल वेक्टर होता है। ये बात हम जानते हैं, पहले बहुत सारी एक्सरसाइज में यूज भी कर चुके हैं, बट अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे इसलिए मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं कि x का कोफिशिएंट देखो तो a, y का कोफिशिएंट देखो तो b, z का c, तो यहां पर n आपके पास आ गया, ठीक है। हम जानते हैं कि भाई r डॉट n इक्वल डी होता है, तो इसको हमने इस फॉर्म से लिख दिया, d जो था प्लस डी उसको वहां पर भेज दिया, ठीक है। तो यहां पर हमने जब देखा कि ये हमने प्रूव किया हुआ a डॉट एन माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ n, तो यहां पर a डॉट n जो था वो हमने निकाला कैसे, a और n को मल्टीप्लाई करके, तो कोफिशिएंट सारे i i j j और k मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। और प्लस डी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस डी था और r डॉट एन इक्वल टू डी में राइट हैंड साइड पर d चाहिए था, तो ये वाला d जब हमने राइट हैंड साइड पर भेजा तो वो माइनस डी हो गया, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस डी। डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ n चाहिए था, मतलब कि ये जो हमारा n वेक्टर आया था इसका मैग्नीट्यूड, तो आप जानते हो मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां पर वो a b और c थे, i j और k के कोफिशिएंट्स, तो उनका रूट हो गया। दोबारा देखने सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और ये तो आप खुद से भी कर सकते थे, मोस्ट प्रोबेबली कर भी लिया होगा आप लोगों ने, क्योंकि मैं मानता हूं कि अब तक तो आप लोग पॉज करके दोबारा खुद से सॉल्व करते होगे पहले, फिर मेरा आंसर या सॉल्यूशन देखते होगे। ऐसा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2i प्लस j माइनस k फ्रॉम द प्लेन r डॉट सॉरी r डॉट i माइनस 2j प्लस 4k इक्वल्स टू 9। ठीक है, थोड़ी सी गली में खराश है मेरी, तो थोड़ा सा मुझे माफ कर देना अगर मैं बीच बीच में सॉरी ज्यादा बोल रहा हूं, खास दे रहा हूं तो, ठीक है।
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। यहां पर पॉइंट आपको जो ए वेक्टर मिला हुआ है वो है भाई 2i प्लस जे माइनस के, और r डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी। तो n ये है आपके पास और d है 9। तो इसको फॉर्म में रख दो भाई। आपका फॉर्मूला क्या है? तो आप बोलोगे फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a डॉट n माइनस d अपॉन मॉड ऑफ n। तो ये इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले में रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? p इज इक्वल्स टू a डॉट n, a 2i j माइनस के, और n है 1i माइनस 2j प्लस 4k। i डॉट i करोगे तो i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होंगे, 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू माइनस 2 इज माइनस 2, माइनस 1 इंटू 4 इज माइनस 4, माइनस d मतलब माइनस 9 अपॉन मॉड ऑफ रूट ओवर n कितना है भाई? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 13 अपॉन माइनस 4 और माइनस 9 माइनस 13 होगा, लेकिन मॉड के बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। वैसे भी डिस्टेंसेस हमेशा प्लस में ही होती, हम जानते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा 13 अपॉन 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 प्लस 1 हो गया 5 प्लस 16 हो गया 21। तो 13 बाय रूट 21 है इस पॉइंट 2i प्लस जे माइनस के की प्लेन r डॉट आई माइनस 2j प्लस 4k इक्वल टू 9 से डिस्टेंस। तो क्या करना था इस क्वेश्चन में? तो कुछ नहीं करना था, जो चीज हमने प्रूव करी है अभी तक, ठीक है, जो थ्योरम हमने प्रूव करी है उसको अब अप्लाई करने का टाइम आ चुका था। हम वहां पर अब क्या कर रहे हैं? सीधे सीधे फॉर्मूले में रख रहे हैं चीजें, ठीक है। तो फॉर्मूला है आपका p इज इक्वल टू a डॉट एन माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ n, जहां पर a जो है वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है उस प्लेन पर, और n जो है वो नॉर्मल टू द प्लेन है। तो नॉर्मल टू द प्लेन इक्वेशन से निकल रहा था और ये वेक्टर भी दिया हुआ था, हमने फॉर्मूले में रखा, आंसर आ गया। a डॉट एन किया तो कितना आ गया? 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज माइनस 2, माइनस 1 इंटू 4 इज माइनस 4, ठीक है, और माइनस 9 डी के लिए कर दिया। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर करते हैं, इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन तो किया ऐसा लग रहा है यार। प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज थ्री इंटरसेप्ट, हैज द इंटरसेप्ट्स ए बी सी एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो जो हमको दिया हुआ है कि प्लेन जो है उसके पास इंटरसेप्ट्स है a b एंड c और वो p यूनिट के डिस्टेंस पर है, तो उसकी इक्वेशन होगी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो दूसरे कॉन्सेप्ट से तो किया हुआ है अपन ने, लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट से भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है कि ये क्या है भाई? प्रूव दैट, हाँ ठीक है। तो यहां पर प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? ए बी और सी में है ना, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगा? तो ये होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। तो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है भाई x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, जहां पर ए बी और सी इंटरसेप्ट हमारा प्लेन जो वो कट कर रहा है, ठीक है। आपको याद होगा वो ट्रायंगुलर टाइप के प्लेन्स अपन कट करते थे, ठीक है, और उसकी इक्वेशन बनाते थे कुछ इसी तरीके से। तो यहां पर ए बी और सी इंटरसेप्ट हैं आपके एक्स वाई और जेड एक्सिस में, तो एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल्स टू 1 जो है ये हो जाएगा आपका क्या? तो ये हो जाएगा आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। अब यहां पर इसको मैं थोड़ा सा कोफिशिएंट फॉर्म में लिखूं तो 1 बाय ए एक्स का कोफिशिएंट है प्लस 1 बाय बी जो है वो वाई का कोफिशिएंट है प्लस 1 बाय सी जो है वो जेड का कोफिशिएंट है इक्वल्स टू 1। अब प्रूव दैट if a plane has the intercept ABC and is at a distance of p unit from the origin, ओके ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया हुआ है p यूनिट, ठीक है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स दुनिया जानती है भाई, सब जानते हैं इसके कि वो 0 0 0 होते हैं। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 0i 0j 0 के। पीवी क्या हो जाएगा? 0i प्लस 0j प्लस 0 के।
यहां से अगर मैं n वेक्टर निकालना चाहूं तो आप निकाल सकते हो क्या, या फिर डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म में रख दो, कार्टेशियन फॉर्म में रख दो, तो 1 को इधर ले आओ, तो कार्टेशियन वाला फॉर्म में रख दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस वेक्टर को हटाई दो फिर, तो आप बोलोगे डिस्टेंस p इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस p यूनिट है जो, वो कितनी हो जाएगी, ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो ओरिजिन के यहां पर a b और c अपन को मिल चुका है, ओरिजिन के x y और z अपन को मिल चुके हैं, तो हमें मालूम है p डिस्टेंस क्या होती है, तो वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां पर ए बी और सी क्या है आपके, तो 1 बाय ए, 1 बाय बी और 1 बाय सी जो है ये ए बी और सी हैं आपके, ठीक है, और एक्स वाई और जेड क्या है 0 0 0, तो वो तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो यहां पर आप करोगे भाई 1 बाय ए इंटू 0 प्लस 1 बाय बी इंटू 0 प्लस 1 बाय सी इंटू 0 प्लस डी बट यहां पर, हाँ ठीक है चलो, यहां पर -1 है वो, अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर, क्योंकि ए बी और सी की वैल्यू ही 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी है, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है भाई, p के इक्वल है, p यूनिट्स दिया हुआ है देख लो, ठीक है, तो p के इक्वल रख दो, ये तो पूरा ऊपर 0 0 0 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो आप लिखते हो p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर। अब इसके यहां का स्क्वायर रूट हटाना है आपको, तो आप क्या बोलोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग करते हो दोनों साइड, तो यहां पर हो जाता है पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर। इस पूरे को उठाकर यहां भेजो और पी स्क्वायर को यहां भेज दो, तो क्या हो जाएगा 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय पी स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था और आ गया आंसर। क्लियर, इस पर डिस्टेंस वाले मेथड से कर लिया, इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कर चुके हैं हम ये वाला क्वेश्चन, एक बार उसको भी देख लेना, उस तरीके से भी आप कर सकते हो सॉल्व, और कहीं पर अगर ये वाला दिमाग चले तो इस वाले से भी कर सकते हो, आपके ऊपर है पूरा का पूरा, ठीक है। तो क्या हो गया यहां पर, आपको बोला गया भाई प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज द इंटरसेप्ट ए बी सी एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, देन 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन p स्क्वायर। तो आपने बोला कि भाई इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन होता है x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहां पर ए बी और सी यहां पर इंटरसेप्ट दिए हुए हैं। तो आपने क्या किया, यहां पर कोफिशिएंट्स को अलग अलग ले लिया, तो ये हो गया 1 बाय ए एक्स 1 बाय बी वाई 1 बाय सी जेड -1 इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में आपने प्लेन को लिख लिया। उसके बाद आपको पता है कि भाई इसके की जो डिस्टेंस है वो p यूनिट है फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से p यूनिट के डिस्टेंस पर है, तो हमने बोला भाई ओरिजिन से p यूनिट के डिस्टेंस पर है, मतलब कि x y और z की वैल्यू 0 0 0 डालनी है, a b और c की वैल्यू 1 बाय a 1 बाय b 1 बाय c डालनी है, और d की वैल्यू -1 डालनी है। इन सबको इक्वेशन में पुट किया और हमारा आंसर आ गया जो आना था। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है ये। दो बार आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो भाई क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 6 5 9 एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स A 3, -1, 2 एंड 5, 2, 4 एंड -1, -1, 6। तो इन दोनों के बीच अब हमको क्या देखना है, हमको देखना भाई डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड द प्लेन। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको प्लेन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, प्लेन की इक्वेशन। और प्लेन की इक्वेशन आप कैसे बनाते हो, तो आपको पता है प्लेन की इक्वेशन के लिए इक्वेशन ऑफ प्लेन तो वो होती भाई आपके पास x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1।
तो ये होती है प्लेन की इक्वेशन, मतलब कि यहां से डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो तो एक्स वाई और जेड में एक प्लेन की इक्वेशन आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आप बोलते हो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर x माइनस x1 x1 y1 z1 कितने आपके 3 माइनस 1 2, तो x माइनस 3 y प्लस 1 z माइनस 2, उसके बाद x2 माइनस x1 5 माइनस 3 यानी 2, y2 माइनस y1 2 माइनस माइनस 1 यानी 3, z2 माइनस z1 4 माइनस 2 यानी 2। इसके बाद x3 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, माइनस 1 माइनस माइनस 1 मतलब 0, माइनस 1 माइनस माइनस 1 मतलब प्लस 1 हो जाएगा, 6 माइनस 2 यानी कि 4। अब क्या करना है, तो इसके इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं अपन। तो यहां पर x माइनस 3 इंटू 3 इंटू 4 इज 12, 0 इंटू 2 इज 0, प्लस y प्लस 1 इंटू 2 इंटू 4 इज 8, माइनस माइनस 4 इंटू 2 इज माइनस 8, बट वो प्लस 8 हो जाएगा क्योंकि एक तो फॉर्मूले वाला माइनस हो गया, यहां पे बीच में माइनस भी आएगा। एक तो फॉर्मूले वाला माइनस हो गया और एक ही वाला माइनस हो गया। ठीक है, अब आप z माइनस 2 का लिखते हो, 2 इंटू 0 0, माइनस माइनस 4 इंटू 3 इज माइनस 12, बट एक और माइनस था बीच में तो प्लस का 12। सॉल्व करके देख लेना, जो एक और माइनस था, मतलब कि क्या बोल रहा हूं मैं, x2 x1 माइनस y2 y1 जो करते हैं बीच में जो माइनस आता है। ठीक है, हम 12 को मल्टीप्लाई करो तो 12x माइनस 36 माइनस 8y माइनस 8, 8 प्लस 8 कैसे आएगा, आ सकता है 16 का है क्या भाई, 8y प्लस 8 थोड़ी होगा, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16 ना, तो ये हो जाएगा 16y माइनस 16 प्लस 12z माइनस 24। तो आप लिखोगे 12x माइनस 16y प्लस 12z, 12x माइनस 16y प्लस 12z, माइनस 36 माइनस 16 माइनस 24, तो ये हो जाएगा भाई आपका माइनस 40 और माइनस 36 हो जाएगा माइनस 76। सबसे 4 कॉमन निकालो तो हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 3z माइनस 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो ये है आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, क्या ये इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। अब ये रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 659 एंड द रिक्वायर्ड प्लेन। तो आप बोलोगे इट्स डिस्टेंस विथ 0.6, 5, 9। तो आप बोलोगे क्या हो जाएगी डिस्टेंस, तो P होता है भाई आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हो जाएगा ए एक्स 6 इंटू 3 इज 18 माइनस 20, 5 इंटू माइनस 4 प्लस 9 इंटू 3 इज 36 माइनस 19 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब कि 9 प्लस 16 प्लस 9। क्लियर है बात। तो अब आप लिखोगे भाई 18 माइनस 20 कितना होगा, -2, और 36 में ऐड कर दो 34, और 34 में से 20 को आप सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास आएगा 14 और एक 15, तो आ जाएगा P की वैल्यू 15 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 होता है कितना आपका 25 प्लस 9 हो जाएगा 34, तो रूट 34। तो 15 बाय रूट 34 है आपका आंसर, जो कि आपके डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 659 एंड ये जो प्लेन बन रहा है 3 - 1/2 5 2 4 -1 -1 6।
तो क्या किया आपने, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकाली, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन कैसी निकाली आपने, तो आपको पता है यहां पर इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालने के लिए आप क्या करते हो, तो आपके पास 3 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, x1 y1 z1। तो उसके लिए आप क्या लिख दोगे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। इसके डिटरमिनेंट को आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगी। बहुत बढ़िया तरीके से अपनी इक्वेशन आ गई। उसके बाद इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गई, वहां पर आपके पास ए बी सी और डी चारों चीजें आ गई, ठीक है। और आपके पास डिस्टेंस किससे निकालना है, वो पॉइंट भी है 659। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एक्स वाई जेड। तो ये एक्स वाई जेड है और एबीसी कहां से मिलेगा आपको, तो एबीसी मिलेगा ये एक्स कोफिशिएंट, वाई कोफिशिएंट और जेड कोफिशिएंट से। तो आपने किया भाई 6 इंटू 3 एक्स ए एक्स ना, ए इंटू एक्स, तो 6 इंटू 3 हो गया 18, 5 इंटू -4 हो गया -20, 9 इंटू 3 हो गया 27, और यहां पर अपन ने 36 लिख दिया गलती से, इसको 27 माइनस 19। तो कितना डिफरेंस है 36 और 27 में, 9 का। तो 15 में से 9 हटा दो, मतलब आंसर आएगा 6/√34। ओके, तो थोड़ी सी गलती माय एलोपॉजी, ठीक है। यहां पर 6/√34 इसका आंसर होगा। तो क्लियर है अब ये क्या हो गया, कैसे आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्लियर करते हैं अपन इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, तो यहां पर बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 724 एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। तो भाई ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसे कि इससे पहले हमने किया हुआ, जहां पर 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं, तो आपने उन 3 पॉइंट से प्लेन निकाल लिया। प्लेन की क्वेश्चन निकालते आती है जब 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं, तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 की अपन एक डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं और हमें प्लेन मिल जाता है। उसके बाद हमें इस पॉइंट 7,2,4 से डिस्टेंस निकालनी थी, तो वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन अ प्लेन मिल चुका है, पॉइंट है आपके पास, डिस्टेंस का फॉर्मूला है आपके पास, मॉड ऑफ ax प्लस by प्लस cz प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। वो सब आप कुछ कर सकते हो, सब कुछ। तो ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट है, ये आप सॉल्व करें और मुझे यहां कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भी बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट्स -6, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन इट। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए फ्रॉम ओरिजिन से, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन ये भी, इससे पहले वाला भी, उससे पहले वाला भी, उससे भी पहले वाला, मतलब सारे क्वेश्चन जो है वो आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर अगर आपको ध्यान होगा तो अभी अभी इसी वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर वाला। तो आप उसको भी डायरेक्टली यूज करके, उस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। वहां पर p लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होती थी और a b और c जो होता था वो इंटरसेप्ट होता था। और उस फॉर्मूले से अगर नहीं निकालना है तो हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते, डायरेक्टली नहीं मतलब हम कैसे अपन नॉर्मल तरीके से इसको निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, तो आप बोलोगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इक्वल्स टू 1, जहां पर a b और c क्या होते हैं, उसके इंटरसेप्ट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, x अपॉन -6 प्लस y अपॉन 3 प्लस z अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। 6, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। मैं पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां पर आ जाता है भाई मल्टीप्लाइंग बाय 12 लिखता हूं मैं, नहीं करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी और सी को 1/6, 1/3, 1/4 ले लोगे तो भी सही आंसर आ जाएगा। यहां पर 12 से मल्टीप्लाई करते हो आप, तो यह जाता है 12x अपॉन -6, 12y अपॉन 3, 12z अपॉन 4 इक्वल्स टू 12। तो ये जाएगा -2x प्लस 4y, 3 4 12 होता है ना, ठीक है, प्लस 3z इक्वल्स टू 12।
ये आपका प्लेन आ गया, ठीक है। पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट क्या है, तो पॉइंट है आपका 0 0 0, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए ना, ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए आपको। तो आप बोलोगे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला p परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, तो वो होता है भाई ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहां पर ए बी सी क्या होते हैं, प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स। डी क्या होता है 12, जब 12 इस साइड आ जाएगा इक्वल टू के। -3z माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो रख दो इसको भाई इस इक्वेशन में, यहां क्या आ जाएगा, p इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए एक्स, ए कितना है 0, सॉरी x कितना है 0, y कितना है 0 और z भी 0, तो ये पूरा 0 प्लस d मतलब -12 आ जाएगा ऊपर, अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना आ रहा है p आपका, तो p आएगा 12 अपॉन स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर इज 16, 2 का स्क्वायर इज 4, 16 प्लस 4 इज 20, 20 और 3 स्क्वायर है तो वो हो जाएगा रूट 29। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ रही है, तो p आ रहा है आपका 12 अपॉन रूट 29, ठीक है। अच्छा पर उससे करके देखते हैं एक बार, डायरेक्टली 1 बाय पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर से करके देखते हैं। यहां पर ए बी और सी क्या थे, इंटरसेप्ट थे अपने एक्स वाई और जेड एक्सिस पर। यहां पर इंटरसेप्ट की वैल्यू 6 3 और 4, -6 3 और 4, लेकिन स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा। तो आप बोलते हो 1 बाय पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय 6 स्क्वायर 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 स्क्वायर, 6 3 और 4, तो हो जाएगा 1 बाय पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 36 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 16। तो 36, 9 और 16 का एलसीएम कितना होता है भाई, 36, 9 और 16 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 से सबसे पहले करोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका, फिर आप करोगे 2 से अगेन, ये हो जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48 एंड 48 इंटू 3, मतलब कि 48 इंटू 3 करोगे आप तो कितना आएगा, 4 3 जा 120 और 8 3 जा 24, 144। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 144। तो आप बोलोगे भाई ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको पूरे को हम 144 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जाता है 144 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 144 अपॉन 36 प्लस 144 अपॉन 9 प्लस 144 अपॉन 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, 36 से जब 144 जाएगा तो कितना बचेगा वो, तो वहां पर आएगा भाई आपका 36 इंटू 4, 9 से जब 144 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 9 से 144 जाएगा तो 9 1 जा 9, बचा कितना है यहाँ पर, तो 5 9 6 जा 16, ठीक है। 16 से 144 जब जाएगा तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 9। तो 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 9 इज 29। तो यहां पर आ रहा है 144 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 29, या पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 144 अपॉन 29, तो पी की वैल्यू आएगी रूट 144 अपॉन 29, मतलब p की वैल्यू आ रही है 12 बाय रूट 29। सेम आंसर है। अब दोनों में से कोई सा भी मेथड, जो सा भी आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो, बट इस वाले को अवॉइड करना, इसको आप तब के लिए यूज कर लो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कर रहे हो, क्योंकि कई बार इस चीज को मानते नहीं है कि आप एज अ थ्योरम आप इसको ले लो,
ठीक है, जो हमारा नॉर्मल मेथड है वैसे भी वो आपको ज्यादा सिंपल लगा होगा मेरे ख्याल से, तो उसको यूज कर सकते हो आप, वरना अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो वैसा भी यूज कर लो, क्योंकि हमने प्रूव किया हुआ है वो, तो जो सा याद आ जाए वो सा मेथड यूज करो। आपको बोला गया था प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट -6, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन इट। तुमने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन लिखा, ठीक है, उसमें ए बी और सी की वैल्यू -6, 3, 4 लिखी, उसके बाद यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एलसीएम 12 आया था इनका, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गई -2x + 4y + 3z -12 = 0। पॉइंट 0,0,0 से वो पास हो रहा था, पास नहीं हो रहा था, वहां से हमें परपेंडिकुलर की डिस्टेंस चाहिए थी, तो हमने बोला ठीक है भाई परपेंडिकुलर की डिस्टेंस चाहिए है, तो यहाँ पर x, y और z की जगह 0, 0, 0 और a, b और c की जगह x, y और z के कोफिशिएंट्स को पुट किया। हमारे पास जो आंसर निकल कर आया वो आया 12/√29। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से उस प्लेन की। फिर हमने एक चीज प्रूव करी हुई थी कि भाई अगर ओरिजिन से किसी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, उसके इंटरसेप्ट्स पता है आपको, तो 1/p² = 1/a² + 1/b² + 1/c² होता है। यहां से भी आपने p की वैल्यू निकाली तो 12/√29 ही आई। तो दोनों में से जो सा मेथड आपको अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, -2, 4 from the plane passing through the point 1, 2, 2 and perpendicular to the plane x - y + 2z = 3, 2x - 2y + z + 12 = 0। तो हमारा जो प्लेन है वो इन दोनों ही प्लेन से कैसा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इसका हमें निकालना है, और प्लेन जो हमारा वो पास कर रहा है किससे, 1, 2, 2 से। तो हमारा प्लेन, आप बोलोगे प्लेन पासेस थ्रू (1, 2, 2) and is perpendicular to x - y + 2z = 3 and 2x - 2y + z + 12 = 0। तो हमने ये चीज करी हुई है बहुत पहले भी भाई। अगर हमारे पास दो प्लेन्स हैं जिनसे हमारा प्लेन परपेंडिकुलर है, तो हम उनके नॉर्मल्स निकालते हैं n1 और n2, फिर हम पता करते हैं n1 क्रॉस n2 कितना होगा। n1 क्रॉस n2 जो होता है वो हमारे रिक्वायर्ड प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर n होता है, और उसके बाद वो पास कर रहा होता है 1, 2, 2 से, तो हम r.n = a.n में पुट करके उस प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? एक और बार मैं बताता हूं, दो प्लेन्स जो कि परपेंडिकुलर है रिक्वायर्ड प्लेन से, उन दोनों प्लेन्स के n1 और n2 वेक्टर निकाल लो, मतलब उन दोनों से नॉर्मल वेक्टर्स, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लो, तो हमें हमारे रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ गया रिक्वायर्ड प्लेन के लिए, और एक पॉइंट आ गया जिससे वो पास हो रहा है, तो उसका पोजीशन वेक्टर a वेक्टर ले लोगे, r.n = a.n में पुट कर दोगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन मिल जाएगी। तो आप बोलते हो n1 कितना हो जाएगा, पहले प्लेन का नॉर्मल n1 निकालने के लिए मैंने क्या बोला, नॉर्मल निकालने के लिए x, y और z का कोफिशिएंट लिख दो। तो n1 वेक्टर हो जाएगा आपका x का कोफिशिएंट 1i - 1j प्लस 2k। सेकेंड वेक्टर से n2 वेक्टर कितना मिल जाएगा आपको, तो वो मिल जाएगा 2i - 2j प्लस 1k। ये आपको n1 और n2 दोनों मिल गए। अब आप बोलोगे n1 और n2 मिल चुके हैं, तो आपके रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन, तो आप बोलोगे वो होता है n1 क्रॉस n2, तो वो हो जाएगा, पहले लिखोगे आप i, j एंड k, नीचे आ जाएगा कितना भाई 1, 1, 1 - 1 और 2, 1 - 1 एंड 2, एंड फिर 2 - 2 एंड 1। अब इसका अपन को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो आप बोलोगे i का मल्टीप्लीकेशन किससे भाई, -1 × 1 से, मतलब -1, -2 × 2 इज -4, तो +4 हो जाएगा, -j इंटू j का क्या हो जाएगा 1 × 1 यानी 1, -2 × 2 यानी 4,
प्लस के कैप इंटू 1 इंटू -2 मतलब -2 माइनस 2 इंटू -1 मतलब +2 तो वो 0 हो गया पूरा। तो यहां पर क्या मिल रहा है आपको 3i कैप प्लस 3j कैप, 3i कैप प्लस 3j कैप मिल रहा है आपको n1 क्रॉस n2। ठीक है, n1 क्रॉस n2 आपको मिल रहा है, ये है आपका n वेक्टर। ठीक है, और a वेक्टर कितना है आपका, a वेक्टर है 1, 2, 2, तो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 1i प्लस 2j प्लस 2k। आपके पास a वेक्टर है, आपके पास n वेक्टर है, तो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन r डॉट n इज इक्वल्स टू a डॉट n से आप निकाल सकते हो। तो r डॉट n वेक्टर कितना है आपके पास 3i प्लस 3j इक्वल्स टू a डॉट n कितना है आपका, a डॉट n है भाई 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6, k के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो 9 बच्चा वहां पर। यहां पर r की जगह xi प्लस yj रख देता हूं मैं, xi प्लस yj प्लस zk, तो यहां पर बचेगा 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, या फिर आप बोलोगे x प्लस y इक्वल्स टू 3। ये है आपकी जो आपको रिक्वायर्ड प्लेन है उसकी इक्वेशन। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस चाहिए भाई, प्लेन की इक्वेशन तो आ गई, डिस्टेंस चाहिए पॉइंट से। ठीक है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस ऑफ प्लेन x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 फ्रॉम द पॉइंट (1, -2, 4) तो P क्या हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। तो यहां पर a कितना है 1 है, यहां पर a भी 1 है, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। ठीक है, तो दोनों x और y कोफिशिएंट 1 1 है, और c जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, जेड वाला तो है ही नहीं, तो वो 0 है। ठीक है, तो आप बोलोगे 1 इंटू 1 इज 1, -2 इंटू 1 इज -2, 4 इंटू 0 इज 0, और d जो है वो यहां पर आएगा तो -3 हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां पर a जो है वो 1 है और b जो है वो भी 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और c 0 है, तो p की वैल्यू आ जाएगी -5 प्लस 1 यानी कि -4 का मॉड 4 अपॉन √2, 4/√2, या p को आप बोलोगे 2√2। तो कितनी आ रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 1, -2, 4। ठीक है, कितनी आ रही है इस प्लेन की इक्वेशन, जो कि 1, -2, 4 से किस डिस्टेंस पर ये पूछ रहे हैं, जो कि क्या है पॉइंट 1, 2, 2 से पास करता है, और परपेंडिकुलर है प्लेन x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3 से, और 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 12 इक्वल टू 0 से। तो हम जानते हैं भाई कि अगर प्लेन जो है वो किसी पॉइंट 1, 2, से पास हो रहा है, तो वो हमारे लिए a वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दे देगा, और अगर वो दो प्लेन से परपेंडिकुलर है तो वहां से हमें n1 और n2 मिलेंगे, जो कि उन दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, और n1 क्रॉस n2 जो होगा वो हमें हमारे रिक्वायर्ड प्लेन का परपेंडिकुलर n वेक्टर मिल जाएगा। तो हमने यहां से n1 और n2 निकाले, कैसे, x, y और z के कोफिशिएंट से इनके वेक्टर बना लिए। उसके बाद हमने क्या किया, तो n1 क्रॉस n2 निकाला ताकि n वेक्टर मिल जाए। n1 क्रॉस n2 हमारे पास आ गया 3i प्लस 3j, यही हमारा n वेक्टर था, a वेक्टर हमारे पास आ गया था। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल ली हमने, कैसे, r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n से। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया है और हमेशा यही बताता हूं, ये हमारी सबसे मेन इक्वेशन है, इसको ही ध्यान में रखते हुए बाकी सारी इक्वेशंस अपने आप बन जाती हैं, समझ में आ जाती हैं। बस स्पेस में इन सारी चीजों का अरेंजमेंट अगर आप ध्यान कर लो तो ठीक है। आपने यहां पर n और a की वैल्यू पुट करी, आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन x प्लस वाई इक्वल टू 3i। आपने क्या किया, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, भाई आपको पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फाइनल आंसर आया भाई डिस्टेंस कितनी, 2√2। ठीक है, चलो तो क्लियर करते हैं अपन इसको। ओके, तो अब इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके, जो भी अपन ने स्टार्ट किया था भाई, कि अगर आपको क्या हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो फ्रॉम अ पॉइंट टू अ गिवन प्लेन,
तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वाले हमने कर लिए हैं, इससे जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हमने कर लिए हैं। तो अगर आपको अब कोई से भी क्वेश्चन देखने इसके तो देख लो, लगाओ, डाउट्स आते हैं तो मुझसे पूछ लेना कभी भी, ठीक है। अगर आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे पढ़ते हुए चलो। लेकिन अगर वीडियोस को ढूंढने में कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो magnetbrains.com पर जा सकते हो या फिर मैग्नेटब्रेन्स की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो आप। दोनों ही जगह आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, जेई, नीट सब कुछ मिल जाएगा। आपको मालूम है आप क्लास 12 के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आप उस पर जाकर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पर सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। आप मैथ्स आरडी शर्मा वॉच नाउ पर जाना, मेरी फोटो देखना मस्त एकदम, है ना, उस पर क्लिक करना, ठीक है। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पर जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिल जाएंगे। आप वो वीडियो जो भी छूट गया आपसे उसका टाइटल पढ़ना, डिस्क्रिप्शन पढ़ना, क्लिक कर देना, वहीं वो वीडियो प्ले हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना डिस्ट्रैक्शन के मस्त पढ़ना वहां पर, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लॉन्च हो चुका है। तो आपको लगता है कि आपको, आपके फ्रेंड को या किसी भी रिलेटिव को इस बात से फायदा हो सकता है तो जरूर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से करवाएं। वहां पर सारे सब्जेक्ट, सारी क्लासेस शुद्ध हिंदी भाषा में अवेलेबल हैं आपको, ठीक है। और एक बात कि भाई अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो लाइक कीजिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इनको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ। तो भाई इतना तो आपके साइड से भी बनता है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर कुछ और टाइप्स ऑफ प्लेन्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर।